Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है और यहाँ पे आपका बिल्कुल फिनिशिंग लाइन तक आ चुका है। और फिलहाल हम यहाँ पे CRM का आर्किटेक्चर तो क्या ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये भी लास्ट टाइम पे आपका आ चुका है। एनालिटिकल CRM पे हम अभी काम कर रहे थे, तो इसका अब तो आपको सब कुछ पता चल चुका होगा एनालिटिकल CRM में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज हम इसका जो डेटा माइनिंग वाला सेक्शन है वो स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है आज हमें? डेटा माइनिंग के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं इसके, कौन कौन से एनालिसिस होते हैं, क्या फैक्टर एनालिसिस है, कैसा आपका हायरार्कियल एनालिसिस होता है, कैसा क्या चीज़ें होती हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे। और बेसिकली यहीं से आपका क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज आपकी क्लास नंबर 32 है। अगर आपने इससे पहले 1 to 31 क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके पहले वो करके आओ। आपको जीरो नॉलेज भी है, कुछ नहीं आता CRM में, करके आओ। फर्स्ट क्लास से लेकर के 31 क्लास तक अगर आपने कर ली होंगी तो आपको अपने अंदर एक चेंज महसूस अब होना शुरू हुआ होगा। मैं क्यों बोलता था कि हर एक चीज़ की एक प्रोसेस होती है, हमेशा मैं बोलता हूँ पेशेंस रख के। मैंने आपको 4 गोल्डन रूल दिए हैं, अगर आपको याद हो तो चलो बताओ भाई फटाफट से क्या गोल्डन रूल थे। तो पेशेंस रखते हुए ना, जब आप पूरी प्रोसेस से होकर के निकलते हो, उसके बाद जो चीज़ निकलती है भाई उसकी मतलब फिर उसका मजा ही अलग है ना। तो बस देखते हैं भाई यहाँ पे, और ये भी आप समझ गए हो नाउ। मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा था कि हमने देखो क्या क्या प्रोसेस समझ ली है डेटा के बारे में, डेटा वेयर हाउसिंग समझ ली, CRM एनालिटिक्स में यहाँ पे क्या NB NBO वगैरह है। देन अब होता क्या है ना कि यहाँ पर जब CRM एनालिटिक्स करते हैं हम, तो इन्हें तीन यहाँ पे बेसिकली इसके तरीके होते हैं जिससे कि हमें यहाँ का एनालिटिकल इंसाइट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है हमें यहाँ से? एनालिटिकल इंसाइट। एक रिपोर्टिंग का मेथड, एक ओलैप एनालिसिस और एक होता है आपका डेटा माइनिंग। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर अब पढ़ने का सेक्शन हमारा बाकी रह गया है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ पे लेके चलता हूँ, जो कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट से। जैसे कि अब मैंने आपसे डेटा की बात करी, डेटा हमारा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब हमने देखा। बेसिकली हमें क्या देखना है ना, यहाँ पर आपको एक चीज होती है एनालिटिकल मेजरमेंट स्केल। ठीक है, क्या होता है? एनालिटिकल मेजरमेंट स्केल, मेजरमेंट स्केल ऑफ क्या हो जाएगा भाई? डेटा। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? डेटा का एनालिटिकल मेजरमेंट कर रहे हैं। या फिर वो कौन कौन सी स्केल्स होती हैं जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं भाई? डेटा का मेजरमेंट करते हैं। और ये कौन सा वाला डेटा? हम कौन से डेटा को मेजर कर सकते हैं? अपने स्ट्रक्चर्ड डेटा को। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ये जो मैं आपको बताता हूँ ना, मेरे एक एक शब्द पे ध्यान देना हमेशा। जो भी चीज बता रहा हूँ कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनेगा। आपसे कहूँ यही क्वेश्चन पूछ ले कि मेजरमेंट जो होता है आपका, मेजरमेंट कौन से टाइप के डेटा का किया जा सकता है, तो याद रखना भाई स्ट्रक्चर्ड डेटा का ही हम मेजरमेंट कर पाएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? चलो अब समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या क्या होते हैं। जो भी आपका डेटा होता है ना, ये जो डेटा है हमारा, ये डेटा जैसे जब आपका स्ट्रक्चर डेटा के फॉर्मेट पे होता है तो हम इसे अलग अलग स्केल में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं कि भाई ये इस स्केल पे है, ये इस स्केल पे। क्या होती हैं ये स्केल? अक्सर आपसे छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं, बस वो हमें समझने हैं। एक बार थोड़ा यहाँ पे एक बार देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप 4 स्केल देख पा रहे हो। पहली स्केल होती है नॉमिनल स्केल। दूसरी, ये सब लोग ना एक काम करो, सबसे पहले तो आप ये हेडिंग डाल लो। ठीक है, ये हेडिंग डालोगे और ये वाला जो फिगर बना हुआ है ना, इसको बना लो। चलो, और इन सभी के सामने क्या लिखना है आगे? स्केल। ठीक है, ये इंटरवल स्केल है और ये आपकी रेशियो स्केल है। अब समझना इन सभी स्केल्स का क्या क्या काम होता है, कैसे ये काम कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर आपका एक ग्राफ बना हुआ है। नॉमिनल वाले में क्या होता है? एट्रीब्यूट। अब ये जो एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट बोल दो इसे आप, चाहे आप इसे क्या बोल दो? वेरिएबल बोल दो। ठीक है, एट्रीब्यूट बोलो या फिर वेरिएबल। क्या मतलब होता है वेरिएबल का? जो आपका कॉन्टिन्यूसली बदलता जाए। ठीक है, अभी समझना ध्यान से, बस एग्जांपल्स जो बता रहा हूं उन पे ध्यान देना और एक एक चीज को सुनते जाओ। देखो अब क्या बोला मैंने आपसे? वेरिएबल। वेरिएबल या फिर एट्रीब्यूट का मतलब होता है हम किसी की क्वालिटेटिव। देखो नॉमिनल जब भी आपसे बोला जाए तो अपने माइंड में एक चीज सेट कर लो, इसका मतलब है हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कभी ऐसा मिल जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्केल इज रिलेटेड टू क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट, या फिर क्वालिटी का मतलब ही एट्रीब्यूट होता है, क्वालिटी ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो वहां पर आप क्या बोलोगे भाई? नॉमिनल। कौन सी स्केल होती है? नॉमिनल स्केल होती है। अब जरा समझना ये क्या, इसमें क्या क्वालिटी है, क्या मतलब है इसका। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही हो। तो सबसे पहली बात, ये जो है वीकेस्ट स्केल होती है। जैसे सपोज करो, मैं आपको कई बार जो क्विजेस वगैरह होते हैं या फिर जो फीडबैक फॉर्म दिए जाते हैं ना,
क्या होता है, आपको फीडबैक फॉर्म दिए जाते हैं, या फिर आजकल ये बहुत चल रहा है कि आपको सर्वे वगैरह फिल करने के लिए आते रहते हैं। आपने अगर कभी जो वेबसाइट होती है ना यूट्यूब की, या फिर आप और कोई साइट यूज़ करते टाइम आपने देखा होगा, आपको सर्वे फिल करने के लिए आ जाता है कि आपको कौन सी कार पसंद है, आपका सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है, जेंडर क्या है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा आ जाएगा कि आपका हेयर कलर क्या है, ठीक है, ऐसा आ सकता है। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि आप कौन सा एसी यूज़ करते हो, कौन सी ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आपके सामने क्या ऑप्शन रहता है, अगर आपसे जेंडर पूछा हुआ है तो आपके सामने मेल या फीमेल का ऑप्शन रहेगा। हेयर पूछा है तो यहाँ पे ब्लैक, ब्लू, येलो ऐसा कुछ रहेगा, ब्लैक, ब्लू। अच्छा, येलो कुछ लोग करा लेते हैं वैसे, ये तो अब क्या ही है, आजकल तो कुछ भी कलर करा लिया जा रहा है। तो एसी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, आप कौन सी ब्रांड का एसी यूज़ कर रहे हो, एलजी का यूज़ कर रहे हो, लॉयड का यूज़ कर रहे हो, है ना, इस तरीके से कौन सी कंपनी का यूज़ करने लग रहे हो। देन आपका फ़ोन में पूछ सकता है कि फ़ोन आप किसका यूज़ कर रहे हो, Xiaomi का यूज़ कर रहे हो, या फिर आपका रियलमी हो गया, एप्पल हो गया, और कौन-कौन से होते हैं भाई, सैमसंग हो गया, ठीक है, बहुत सारी ब्रांड हैं। ऐसे आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए। तो यहाँ पर आपके सामने क्या ऑप्शन है, आप एक ही टिक करके आओगे, आपके बाल या तो ब्लैक कलर के होंगे या ब्लू होंगे या जैसे भी हैं। या फिर आप एसी एलजी का यूज़ कर रहे हो, या तो आप फिर इसमें नन ऑफ दीज़ भी कर सकते हो कि आप इनमें से कोई भी, आपके पास एसी है ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन। फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो आप अगर एप्पल का कर रहे हो तो एप्पल का टिक करोगे, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। नाउ, तो यहाँ पर अब हमें क्या पता चल रहा है, ये वाले जो आपके सामने सर्वे आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ से जो सर्वे लेने वाला है, या फिर मैं यहाँ पे सर्वे प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो यहाँ से मुझे बस एक जानकारी मिल रही है, या फिर एक क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, और कोई मुझे यहाँ से जानकारी नहीं मिल रही। मुझे बस एक वेरिएबल का पता चला कि आप मेल हो या फीमेल हो, आपके हेयर का कलर क्या है, आप कौन सा एसी यूज़ कर रहे हो, एक जानकारी मिल गई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बस आपका नेम क्या होता है, यहाँ पर आपकी क्वालिटी का हमें बस नेम पता चलता है। यानी कि एट्रीब्यूट जो है ना, उसका बस हमें नाम पता चला। जो चीज़ हमने पूछी उसका बस नेम हुआ, यहाँ पे ना तो कोई ऑर्डर की बात करी जा रही है, ना कुछ किया जा रहा। इसको बोला जाता है वीकेस्ट स्केल। क्या बोला जाता है, वीकेस्ट स्केल, क्योंकि हमें बस एक एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है इस टाइप की स्केल में। तो याद रखना, जो नॉमिनल होते हैं, नॉमिनल स्केल होती है आपकी, उसमें क्या होता है, नेम्ड वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके नाम के बारे में ही पता चलता है हमें, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। समझ गए क्या, फटाफट से बोलो हाँ, क्लियर हुआ। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनल स्केल, तो देखो ऑर्डिनल स्केल का मतलब क्या होता है, सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल होता है जो कंपनीज यूज करती हैं, इसे बोला जाता है लाइकर्ट स्केल, ठीक है। इसे आपने भी कभी ना कभी यूज किया है, और ये जो है सीआरएम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नोट कर लो इसे फटाफट से, लाइकर्ट स्केल क्या होती है सबको पता है, लेकिन अभी देखो बताता हूँ क्या होता है इसमें। आपके सामने हमेशा क्या रखे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के डेटा में आपके सामने 5 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, ठीक है। क्या होता है, 1 to 5 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, ये हो गए 5 ऑप्शंस। या फिर आप बोल दो यहाँ पे ये 5 पॉइंट होते हैं स्केल के। पहला वाला होता है वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है, क्या होता है आपका, वेरी सेटिस्फाइड। दूसरा वाला होता है सेटिस्फाइड। ये ना याद रखना, ये अलग से पूछा जाता है, ये आपका सीआरएम के टॉपिक में। वेरी सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, पता है, ये जो बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये डेटा के बारे में जो हम बातें पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपके सीआरएम वाली, जो पर्टिकुलर आपका जो सीआरएम का सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आपका जो ये पूरा का पूरा ये अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखोगे, तो ये आपका जो इंडिया में नेट का एग्जाम होता है, ठीक है, यूजीसी नेट कराती है ना, वहां पर ये डिस्क्रिप्शन में काफी अच्छा दे रखा है इन्होंने। तो हमारे लिए सीआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लाइकर्ट स्केल है, इसके कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए लाइकर्ट स्केल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर स्टडिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीआरएम, ठीक है ना। सेटिस्फाइड हो गया, वेरी सेटिस्फाइड हो गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीदर सेटिस्फाइड नॉर नॉर नॉट डिससेटिस्फाइड, ठीक है। या ना तो आप यहाँ पे सेटिस्फाई हुए हो, ना ही डिससेटिस्फाई हुए हो, बीच में लटके हुए हो, ठीक है। देन आपका आ जाता है डिससेटिस्फाइड, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं। देन इसके बाद में आ जाता है वेरी डिससेटिस्फाइड, ठीक है, बिल्कुल ही, यानी कि पूरा आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो सीएक्स का लेवल है, बिल्कुल तहस नहस हो गया, ठीक है। ये हो जाता है वेरी डिससेटिस्फाइड। तो यहाँ पर आप देखोगे ना ध्यान से, इस एग्जाम्पल को देखे, अगर आप सपोज करो आपके सामने ये आया और आपने यहाँ पे भेजा कि लेटर से आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है, तो यहाँ पर आपके बारे में इंफॉर्मेशन तो मिली, यानी कि इसका नेम तो हो ही गया। अब आपने कोई चीज बताई है, अब कोई भी हम यहाँ पे ऑप्शन टिक करते हैं तो उसका नेम तो हो गया, लेकिन इसके साथ इसमें हमें ऑर्डर भी पता चल जाता है वेरिएबल का। जैसे ही आपने बोला सेटिस्फाइड, तो सामने वाले बंदे को पता चल गया यार, 0 to 5 की जो, सॉरी 1 to 5 की जो स्केल थी ना, इसमें हमारा बंदा सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है। अब सोचो, इसने ऐसे 100 कस्टमर के सामने ऐसा अपना डेटा जो है ये इसने भेजा था, और उन 100 में से 20 लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, और 30 लोग जो हैं वेरी सेटिस्फाइड हैं, 10 लोग जो हैं आपके
कैसे हैं, नीदर डिससेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, डिससेटिस्फाइड 30 लोग हो गए, देन बचे हुए 20 लोग वेरी डिससेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे उसे पता चल गया यार 30 लोग जो हैं वो वेरी सेटिस्फाइड है, तो इसकी जो स्केल थी ना, इसे ऑर्डर भी पता चला कि यार जो वेरी डिससेटिस्फाइड वाले हैं उनका 30 है, तो इन्होंने ऐसे अपने ऑर्डर में इसको ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो जहां हमें ऑर्डर भी पता चले नेम के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं। और जो लाइकर्ट स्केल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल स्केल। अब समझना ध्यान से, ये जो नॉर्मल जो नॉमिनल है और जो ऑर्डिनल है, ये दोनों किस टाइप के डेटा का पार्ट होते हैं, समझना ध्यान से। इन्हें बोला जाता है कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। क्या बोला जाता है इन्हें, कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डेटा। समझना ध्यान से सारी चीजें, ठीक है। बहुत ही मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, समझो समझो, क्योंकि ये आपको पॉइंट घुमा घुमा के क्वेश्चंस देगा यहाँ से। अब देखो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे, अब नोट डाउन करो इसको अच्छे से। मैंने आपको बताया कि भाई स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा मैंने कहा ये डिफाइंड है आपका। कैसे कैसे डिफाइंड है समझना। पहले मैंने बोला कि ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हो जाएगा आपका कैटेगोरिकल डेटा। कैसा हो जाएगा, कैटेगोरिकल डेटा। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, डिस्क्रीट डेटा भी बोल देता हूँ। डिस्क्रीट डेटा मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसमें आपके जो भी डेटा रहता है, जो भी कस्टमर से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, वो अलग अलग मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, दोनों आप दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। या फिर मैंने बोला मेरा जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है, दोनों अलग अलग चीजें हो गई। या फिर मैं एसी किसका यूज कर रहा हूँ, दोनों डिस्क्रीट है, ठीक है, अलग अलग हैं। और दूसरा वाला जो इसमें आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा दूसरे पार्ट में जिसमें डिफाइन होता है, वो होता है कॉन्टिन्यूस डेटा, ठीक है। क्या होता है ये आपका, कॉन्टिन्यूस डेटा। क्लियर है। अब यही जो आपका कैटेगोरिकल डेटा, ए के ए बोल दो या फिर आप इसे और बोल दो, ठीक है। और डिस्क्रीट डेटा जो है ये आपका फर्दर दो कैटेगरीज में जाता है। एक होती है आपकी नॉमिनल, एक होती है ऑर्डिनल। अब समझे क्या होती है, एक आपकी नॉमिनल डेटा होता है, एक होता है आपका ऑर्डिनल डेटा। ये है हमारे सीआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे जो डेटा है ना वो होता ही आपका चार पार्ट में, चार स्केल में होता है डेटा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, फिर आपका इंटरवल और फिर आपका रेशियो। लेकिन जब हम डेटा की बात कर रहे हैं सीआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारा डेटा जो है रिलेशनल डेटाबेस में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड, एक कैटेगोरिकल एक कॉन्टिन्यूस। अब इस कॉन्टिन्यूस डेटा को हम और क्या बोलते हैं, नोट डाउन करो, फ्लुएंट डेटा, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको हम, और फ्लुएंट डेटा बोल देते हैं। ये आपका ई लिखा हुआ है, देखो ये एल है, ये यू है, ये ई है, क्लियर है। ई एन टी स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना, फ्लुएंट डेटा। अब देखो इसके भी हमने क्या बोला, दो पार्ट्स, इसे एक में, एक तो हो गया आपका इंटरवल डेटा, और फिर एक होता है आपका रेशियो डेटा, या फिर आपका रेशियो स्केल पे जिसे हम मेजर करते हैं। समझ में आ रही है अब सारी की सारी बातें। चार स्केल में हम डेटा को मेजर करते हैं एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। लेकिन जो डेटा आपका नॉमिनल स्केल से या फिर ऑर्डिनल स्केल से मेजर हो जाए वो जाता है कैटेगोरिकल डेटा के अंतर्गत। और जो डेटा आपका इंटरवल या और रेशियो वाली स्केल से मेजर हो जाए वो जाता है हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा के अंदर। और दोनों ही पार्ट किसका है, स्ट्रक्चरल डेटा का है। बहुत अच्छे से बता रहा हूं, कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आप ये भी समझ गए नॉमिनल डेटा में क्या होता है, ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे थे हम, देखो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया ऑर्डिनल क्या हो गया, नॉमिनल क्या हो गया। अब जब मैंने आपसे कॉन्टिन्यूस डेटा की बात करी तो आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक होनी चाहिए, सर कॉन्टिन्यूस है यानी कि कहीं ना कहीं डेटा बिल्कुल फ्लो में होगा ना, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखना क्या होता है, आपका नेम होता है, ऑर्डर होता है, और प्रोपोर्शनेट इंटरवल भी होता है वेरिएबल्स के बीच में। कैसे होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। थर्मोमीटर है जैसे आपका, ठीक है, क्या है आपका, थर्मोमीटर है। अब इस थर्मोमीटर में आपको सपोज करो मैंने ये थर्मोमीटर बना दिया, क्लियर है। यहाँ पे आपका 0 डिग्री है, फिर आपका ऊपर 10 डिग्री जा रहा है, 20 जा रहा है, 30 जा रहा है, 40, ऐसे लेकर के ऊपर मेरा 100 तक गया, क्लियर है। ये मेरा थर्मामीटर है। अब मैंने बोला इस थर्मामीटर में जो है टेम्परेचर मेरा 20 to 30 के बीच में जा रहा है, ठीक है। क्या है, 20 to 30 वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो यहां से मुझे देखो जब कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उसका नेम तो मिल ही गया। फिर अब देखो क्या होता है ना, ऑप्शन में सपोज करो आपके सामने है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, क्लियर है। ऐसे आपने तीन चार ऑप्शन आगे और दे रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे जो आपका कस्टमर था उसने आके सपोज करो सेलेक्ट कर दिया 20 to 30 वाला। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर तो पता चल ही गया ना कि हमारे अगर 20 कस्टमर हैं, उन्होंने 20 to 30 वाला डेटा सेलेक्ट किया है, इट मीन्स वो इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। ऑर्डर तो एक बनता चला गया, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑर्डर भी मिलता है। लेकिन तीसरी चीज देखोगे यहाँ पर हमें क्या मिला, इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि जो वेरिएबल्स है ना उनके बीच का इंटरवल भी हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अब समझना, जैसे मैंने आपसे बोला कि
20 से 30 के बीच में इंटरवल जो है वो 10 का है। अब जरा ध्यान देना, ये जो आपका और जो सपोज करो ये जो 30 से 40 के बीच का इंटरवल है ये भी आपका 10 का है। दोनों का इंटरवल कितना है? 10 का है, यानी कि हमें यहाँ पे इंटरवल पता चल गया वेरिएबल्स के बीच का। ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब ध्यान से सुनना, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने आपसे बोला टेम्परेचर जो है एक जगह का 20 डिग्री है और दूसरी जगह का टेम्परेचर आपका 40 डिग्री है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? इनके बीच का जो इंटरवल है वो तो 10 ही 10 है, ठीक है। 20 से 30 के बीच में 10 है, 30 से 40 के बीच में 10 है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि यार ये जो 20 डिग्री पे जितना टेम्परेचर है उस और जो 40 डिग्री पे टेम्परेचर है वो उसका जस्ट डबल गर्म होगा? समझना मेरी बात को ध्यान से, हो सकता है एक दो को अभी बात समझ नहीं आई होगी। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बोला 20 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है, जितनी यहाँ पे गर्मी है, मैं एक फैक्टर उठा रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर में आपकी हॉटनेस भी होती है, कूलनेस भी होती है। मैं हॉटनेस वाला फैक्टर उठा रहा हूँ, तो मैंने बोला हॉटनेस जो आपकी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, क्या उसकी जस्ट दुगनी हॉटनेस हो जाएगी 40 डिग्री सेल्सियस पे? डबल हो जाएगा क्या? क्योंकि टेम्परेचर तो ये डबल दिख रहा है मुझे। नहीं भाई, आपकी जो हॉटनेस है ना वो डबल नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें एक तरीके से बस ये पता चल पाया यार, यहाँ पे इंटरवल तो है 20 डिग्री का, लेकिन जो रेशियो के बात पे, रेशियो के बेसिस पे अगर हम बात करना चाहें, प्रोपोर्शनेशन के बारे में बात करना चाहें, तो वो यहाँ पे हमें पता नहीं चलती, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे क्लियर हुआ कि यहाँ पे बस तीन चीजें क्लियर होती हैं जब हम इंटरवल स्केल की बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्केल, ये होती है आपकी रेशियो स्केल, ठीक है। रेशियो स्केल में क्या होता है, आपको नाम भी पता चलता है, ऑर्डर भी पता चलता है, उनके बीच का इंटरवल भी पता चलता है, और उसमें एक एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। एब्सोल्यूट जीरो जब होता है ना, समझना किसी भी चीज में अगर आपको एब्सोल्यूट जीरो है तो उसमें आप उसका रेशियो पता कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो? रेशियो उसमें कांस्टेंट हो जाता है। समझाता हूँ कैसे। एग्जाम्पल देखना इसका क्या होगा। देखो सपोज करो मैंने कहा कि यार मेरा वेट जो है वो 28 kg का है, ठीक है। मैंने बोला मेरे कस्टमर का वेट कितना कितना है ये पता लगाओ। तो 20 का मैंने ऑप्शन डाला, 40 kg डाल दिया, 60 kg डाल दिया और ऐसा 80 kg डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे 20 कस्टमर ने ये सिलेक्ट कर लिया, 10 कस्टमर ने ये सिलेक्ट किया, 15 ने ये किया, 8 ने ये किया, ठीक है। ये कस्टमर ने यहाँ पे ये टिक करके दिया है। अब मुझे यहाँ से देखो क्या क्या पता चला। पहली बात तो ये पता चल गई कि भैया इसका नॉमिनल वाला केस जो होता है, नाम पता चल गया, ठीक है। दूसरी बात, मुझे ऑर्डर भी तो पता चल रहा है, कौन 20 40 60 80 से मैं ऑर्डर में तो लगा ही सकता हूँ ना। लेकिन जो मेल फीमेल होते हैं उसको ऑर्डर में नहीं लगाया जा सकता, याद ये चीज देख रहे हो ना, ये डिस्क्रीट है, बिल्कुल अलग अलग है। तो अब यहाँ से मुझे इसका ऑर्डर भी पता चल गया, यानी कि नंबर जो उसका नेम होता है वो भी पता चला। तीसरी बात, इंटरवल पता चल रहा है क्या? हाँ भाई, ये 20 का, ये 20 ज्यादा, फिर ये 20 ज्यादा, फिर ये 20 ज्यादा। इंटरवल भी पता चल गया सर। लेकिन आप एक चीज और ऑब्जर्व करना, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 20 लोगों का जो वेट है वो 20 kg है और 15 लोगों का वेट 60 kg है, तो यहाँ से मैं सीधा सीधा ये भी तो बोल सकता हूँ कि 15 लोग, मेरे 15 कस्टमर ऐसे हैं जिनका वेट 3 टाइम्स है 20 कस्टमर से, ठीक है ना। क्योंकि वेट के केस में तो हम बोल सकते हैं ना इसका जो वजन है वो सीधा 3 गुना हो गया, जबकि टेम्परेचर के केस में ये नहीं बोल सकते थे, ठीक है। तो ये याद रखना, जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो इसके पास एक एब्सोल्यूट जीरो भी होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो होने का मतलब यही है कि उसमें आप रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। रेशियो यानी कि वहां पे जो आपका मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर होता है वो भी काम करने लग जाता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि एब्सोल्यूट जीरो कौन सी स्केल में होता है, तो भाई रेशियो स्केल में होता है। समझ गए होगे सारे लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा यार इंपॉर्टेंट था, जो सीआरएम का सिलेबस है उसमें ये आता है, ठीक है, डेटा वाली चीज में आ जाता है, इसलिए ये समझना पड़ा हमें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें डेटा देखो अब हमें क्या करना है, डेटा माइनिंग पे चलना है, या फिर जो हमारा डेटा है किस तरीके से, कितने वेज से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर एनालाइज कर सकते हैं, है ना। चलो ये हम देखने वाले हैं अब, हम कैसे कैसे अपना यहाँ पे सीआरएम एनालिटिक्स से आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। इनको बेसिकली क्या बोला जाता है, इन तीनों को, ये देखो इनको क्या बोला जाता है, वेज टू जनरेट, क्या लिखोगे भाई यहाँ पे, वेज टू जनरेट एनालिटिकल इंसाइट, ठीक है। अब आप ये हेडिंग डाल दो फटाफट से, एनालिटिकल इंसाइट। इनसाइट यानी कि हमारा जो एनालिटिकल इंसाइट है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं या फिर उसको कैसे जनरेट करेंगे। जो हमारे पास डेटा वगैरह डेटा वेयर हाउसिंग में बढ़िया पड़ा हुआ है, लेकिन उसको हम अपना एक, हमें तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डेटा चाहिए होगा ना, तो किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे डेटा माइनिंग करनी है, कैसे एनालिसिस करनी है, ठीक है। समझना बड़े ही ध्यान से। और यहाँ पे आप तीनों के पहले नाम लिख लो, पहला रिपोर्टिंग होता है और दूसरा होता है आपका ओलैप एनालिसिस, तीसरा होता है आपका डेटा माइनिंग। सबसे पहले समझते हैं ये आपका रिपोर्टिंग का क्या मतलब है। चलो खैर नीचे आता हूँ। देखो सबसे पहले नंबर पे आपका क्या आ जाता है, रिपोर्टिंग, ठीक है।
क्या हो गया भाई, ये रिपोर्टिंग हो गया। अब ये जो है आपका, आपको पता है, अब एक हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, डेटा माइनिंग करनी हो या फिर हमें रिपोर्टिंग करनी हो या ओलैप एनालिसिस करनी हो, एक कोई ना कोई हमें सॉफ्टवेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रिपोर्टिंग वाला केस होता है ना, इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं पहले वाले को, स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग। दूसरी वाली को बोला जाता है आपका क्वेरी बेस्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्वेरी बेस्ड रिपोर्टिंग। क्लियर है इसको। देखो यहाँ पे अब स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग जब आपने बोला तो इसका मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर आपका, प्री डिफाइंड होता है, यानी कि आपका एक सॉफ्टवेयर है, उसमें उन्होंने पहले से एक प्री डिफाइंड अपना एक मॉडल डाल रखा है कि आपको ये जो रिपोर्टिंग करने के बेसिक तरीके होते हैं ना, बस वो प्री डिफाइंड यानी कि पहले से डिफाइंड होके आ रहे हैं। अगर आपको टाइम पे कभी कभार कस्टमाइजेशन भी कराना पड़ा इसका, तो आपको कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली अगर हमें उसमें कुछ और फीचर ऐड करानी है, कुछ करना है, तो आपको वो उसमें उसके सॉफ्टवेयर जो जिसने सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ये होती है स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग, यानी कि जो भी डेटा है उसको आप प्री डिफाइंड मॉडल में अपना डेटा डालते जाओ। जैसे कि मैंने इसमें पहले से डिफाइंड करके डाल दिया कि सपोज करो मैंने जोग्राफिकल कंडीशंस डाल दी। ठीक है, क्या डाल दिया भाई, जोग्राफिकल कंडीशंस, तो उसमें आपका बस ये आ जाएगा ज्योग्राफी में कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। इसमें प्री डिफाइंड होगा कि हर कंट्री का पड़ा रहेगा डेटा, उसमें आप अपना फिट करते जाओ, इस कंट्री से इतना कस्टमर, से इतना है, या फिर जो भी आपका डेटा कंपनी के हिसाब से निकल के आ रहा है। ठीक है ना, चलो। अब जो दूसरे वाले टाइप की आपकी रिपोर्टिंग है, इसको बोला जाता है क्वेरी बेस्ड, और इसका दूसरा नाम होता है एड हॉक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एड हॉक। तो ये वर्ड याद रखना, कभी भी अगर आपको एड हॉक वर्ड दिख जाए और उसमें पूछे एड हॉक कहाँ पर यूज होता है, तो ध्यान रखना क्वेरी बेस्ड रिपोर्टिंग में यूज होता है, जब हम एनालिटिकल इंसाइट देख रहे होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई। अब इसमें होता क्या है ना, जैसे ये वाले सॉफ्टवेयर में क्या था, प्री डिफाइंड था, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आपके पास क्या रहेगा, कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, आपको अपना जैसा जो सिलेक्ट करना है करो। यानी कि ये जो होता है ना आपका, ये क्वेरी बेस्ड रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली सिलेक्शन ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ टूल्स, यानी कि कई सारे आपको टूल्स प्रोवाइड कर देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिपोर्ट बनानी है बनाओ, जैसा आपको रिपोर्टिंग करनी है जिस हिसाब से करनी है। कोई इसमें प्री डिफाइंड मॉडल नहीं रहेगा कि आपके पास लिमिटेशन हो जाए। आपको जिस हिसाब की रिपोर्टिंग करनी है, अपना टूल उसमें से सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप अपनी रिपोर्टिंग दनादन तरीके से करते जाओगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। नाउ अब जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। सपोज करो मैंने आपको अब याद है आपको मैंने क्या बोला था, अगर हमें किसी कस्टमर को ऑफर देना हो, ऑफर कब देंगे, जब या तो हमारा कस्टमर कैसा हो गया हो, लैप्स हो गया हो। ठीक है, कब कब देते हैं, जब वो हमारा कस्टमर लैप्स हो गया हो या फिर हमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट देने हो। तो उन कस्टमर का हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे करेंगे भाई, जिनका देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर अपने टूल्स की मदद से एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जिसमें क्या था कि वो कस्टमर मैंने निकाले जिन्होंने काफ़ी टाइम से मुझसे शॉपिंग नहीं करी है। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझसे मटेरियल लिया करते थे, लेकिन रिसेंटली उनका जो आरएफएम है वो पूरा नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, एम के बारे में, यानी कि उनकी मोनेटाइजेशन वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, लेकिन जो उनका यहाँ पे आरएफ है वो गिरा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, उनके उनसे कांटेक्ट करना चाहूंगा, उनकी मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ फिलहाल कि ये कस्टमर है मेरे जो कि लैप्स हो गए हैं। तो बस मैं यहाँ पे अपने टूल से सेलेक्ट करूंगा और अपनी वो रिपोर्ट बना दूंगा। क्लियर है, तो इसे बोलते हैं क्वेरी बेस्ड रिपोर्टिंग। इसमें बस इतना ही होता है, बेसिक ये होता है आपका एनालिटिक्स को जनरेट करने का बेसिक तरीका। क्लियर हुआ, ये हो गया रिपोर्टिंग। दूसरा वाला जो पॉइंट होता है ये होता है आपका ओलैप एनालिसिस। सबसे पहले तो ओलैप का मतलब समझो, किसकी बात कर रहे हैं हम, ओलैप एनालिसिस की। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ओ से हो जाता है ऑन, एल से हो जाता है लाइन, ए से होता है एनालिटिकल। क्या होता है ये आपका एनालिटिकल, देन पी से हो जाता है प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या हो जाता है ये आपका, प्रोसेसिंग हो जाता है। नाउ ध्यान से समझना, और हाँ एक चीज़ और, वो जो ऊपर मैंने डेटा स्केल वाली बात बताई है ना, उसको बहुत अच्छे से एक दो बार सुन के रिवाइज कर लेना, आई बात समझ में। क्वेश्चन वहां से घुमाकर ही बनेगा अगर बनेगा तो। नाउ देखो यार, जब हम ओलैप एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो आपको अगर याद हो तो मैंने कल की क्लास में आपको एक तो बताया था, एक होता है अपने पास डेटा वेयर हाउस। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, एक डेटा वेयर हाउस होता है और एक होता है हमारे पास डेटा मार्ट।
क्लियर है। अब जो डेटा मार्ट है ये होता है छुटकू बुटकू सा पार्ट, यानी कि ये आपका या तो किसी सर्विस सेंटर वालों के लिए यहाँ पे ये बना होगा, या फिर आपका ये मार्केटिंग टीम के लिए बना होगा, या फिर ये आपका सेल्स टीम के लिए बना होगा। ठीक है। अब इसमें जो डेटा पड़ा रहता है ना, याद रखना इन सभी में जो डेटा आता है, यानी कि मैंने आपको क्या क्या मेथड बताए थे, याद आ रहा है? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सेव होता है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो डेटा इन सब के अंदर पड़ा है उसको हम बोलते हैं रॉ डेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? रॉ डेटा बोलते हैं। अब वो जो रॉ डेटा है, यानी कि वो जो आपका डेटा इसमें पड़ा हुआ है, बात किसकी कर रहे हैं हम? डेटा मार्ट की। वो यूज किया जाता है ओलैप एनालिसिस के द्वारा। ठीक है। ओलैप एनालिसिस किस पे काम करता है? तो याद रखना, ओलैप एनालिसिस काम करता है डेटा मार्ट पे। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है। ओलैप एनालिसिस किस पे काम करेगा? डेटा मार्ट पे काम करेगा। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? चलो, अब डेटा मार्ट पे काम करेगा, इसका मतलब ये क्या करता है ना ओलैप एनालिसिस, कि अगर मार्केटिंग टीम की ज़रूरत है तो ये उसको डेटा उठा करके अपना एनालाइज करके दे देगा। अगर यहाँ पे आपको डेटा की ज़रूरत सेल्स टीम को है तो ये सेल्स टीम को डेटा उठा करके दे देगा। ठीक है। इतनी सी बात हो गई। अब जरा अपने कानों को खोलो और दिमाग को खोलो, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला आपसे? ये जो रॉ डेटा पड़ा हुआ है, ये डेटा बढ़िया मैंने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तो कर दिया, लेकिन अब जरा ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है ना? बिल्कुल दिमाग यहीं पे होना चाहिए। क्या बोला मैंने? यहाँ पर पड़ा हुआ है मेरा रॉ डेटा। ठीक है, क्या पड़ा है? मेरा रॉ डेटा पड़ा है, और ये एक डेटा मार्ट है। क्या है? ये एक डेटा मार्ट है। इस डेटा मार्ट के अंडर रॉ डेटा पड़ा हुआ है। अब हम कराने क्या जा रहे हैं? ओलैप एनालिसिस कराने जा रहे हैं। ठीक है। क्या कराने जा रहे हैं? ओलैप एनालिसिस। इस ओलैप एनालिसिस कराने का मतलब क्या होता है? एक बार इसका डेफिनेशन लिखो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और फिर मैं आपको समझाता भी हूँ। देखो, ओलैप एनालिसिस क्या करता है? इट अलाउज डेटा। क्या करता है? ये डेटा स्टोर्ड इन अ डेटा मार्ट, स्टोर्ड इन ए डेटा मार्ट, यानी कि आपका जो डेटा पड़ा हुआ है डेटा मार्ट में, टू बी सब्जेक्टेड टू बी सब्जेक्टेड टू एनालिसिस टू एनालिसिस एंड एड हॉक इंक्वायरी एंड एड हॉक इंक्वायरी। अच्छा, एड हॉक वर्ड का आपको मतलब समझ में आ रहा है ना, कि आपका एड हॉक का मतलब होता है जो भी हमारी क्वेरी है, जैसा आपको डेटा चाहिए होगा, जिस नीड के अकॉर्डिंग चाहिए होगा, उसके हिसाब से आप इसका एनालिसिस करवा डालोगे। जैसे ऊपर मैंने बताया ना, जो लोग लैप्स हो गए हैं, कस्टमर लैप्स हो रहे हैं, तो उनका आरएफ के बेसिस पे आप उनका डेटा निकाल लोगे। ठीक है। तो एड हॉक वर्ड का यूज वहां पर किया जाता है। क्लियर है? यूजिंग प्रोसेस। ठीक है। एडहॉक इंक्वायरी यानी कि एनालिसिस आपने कर दिया, किसको सब्जेक्ट लेकर के? एडहॉक इंक्वायरी को। नाउ ये वर्ड, ये चीज यहां पर ध्यान से देखना। यूजिंग प्रोसेसेस, कौन कौन सी प्रोसेस का यूज कर रहे हो? स्लाइस एंड डाइस। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस है? स्लाइड एंड डाइस। दूसरी प्रोसेस होती है ड्रिल डाउन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्रिल डाउन बोलते हैं, और इसको रोल डाउन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रोल डाउन या फिर ड्रिल डाउन बोला जाता है। ध्यान देना, तीनों प्रोसेस को समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहीं से बनेगा। देखो, पहली वाली प्रोसेस हो गई ए, ये वाली हो गई बी, सी वाली प्रोसेस आपकी होती है रोल अप। ठीक है, ये हमने क्या किया? रोल डाउन कराया। तीसरी होती है रोल अप। ये क्या है यार? रोल ऑन हो गया, रोल अप, या फिर इसको हम ड्रिल अप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिल अप भी बोलते हैं। ये तीन प्रोसेस का यूज करके क्या किया जाता है? ओलैप एनालिसिस किया जाता है फॉर द एड हॉक इंक्वायरी। एड हॉक इंक्वायरी का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे जो डेटा मार्ट में डेटा पड़ा है, सपोज मार्केटिंग टीम के लिए हमारा डेटा पड़ा हुआ है। अब जो मार्केटिंग टीम है ना, उसको डेटा किसके अकॉर्डिंग चाहिए? उसको ऐसा डेटा चाहिए जो कस्टमर हमारे, सपोज करो, हमें ऐसे कस्टमर चाहिए जिनको हमने अभी नया नया प्रोडक्शन कराया है लैपटॉप का, नहीं एसी का, हमने यहाँ पे नया नया प्रोडक्शन कराया है 5 स्टार एसी का। तो यहाँ से हमें वही डेटा निकालना है जो कैसा हो भाई? जो कस्टमर हमारे 5 स्टार एसी में इंटरेस्टेड हो। तो मैं यहाँ से एडॉक इंक्वायरी कराऊंगा 5 स्टार एसी जिनको पसंद है उन कस्टमर्स की। कौन सी प्रोसेस का यूज करके? इन तीन प्रोसेस का यूज करके। अब देखो, इन तीनों का मतलब क्या क्या होता है। स्लाइस एंड डाइस का मतलब क्या हुआ? डेटा आपका ये पूरा भरा पड़ा है, रॉ डेटा। सपोज करो ये आपका एक बहुत बड़ा, यहाँ पे जैसे ब्रेड होती है ना, ब्रेड जो बड़ी ब्रेड होती है, एक्चुअली में जो हमारे यहाँ ब्रेड आती है ना वो कट करके आती है, लेकिन ब्रेड जो जैसे जब ये ब्रेड का इन्वेंशन हुआ था ना, या फिर जो ब्रिटेन वगैरह में ब्रेड्स होती हैं, वो पूरा एक लोफ होता है। ठीक है, ऐसा
पूरा एक ही कुछ कटा नहीं होता बीच में। तो ऐसी एक ये ब्रेड पड़ी हुई है। नाउ इस ब्रेड को मैंने काटा, यानी कि इस जो पूरा का पूरा डेटा पड़ा था ना, इसे मैंने छोटे छोटे हिस्सों में पूरा बांट दिया, क्योंकि एक साथ इसको एनालाइज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सबको काट दिया उठा के, पूरी स्लाइस को काटा, यानी कि पूरे डेटा को मैंने यहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। और जब टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, फिर मैंने क्या किया, उसका ड्रिल डाउन किया। ड्रिल डाउन करने का मतलब समझना, इसका मतलब होता है, अब ये जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने सारा का सारा डेटा बांटा हुआ है। समझते जाना, दिमाग लगा के ध्यान से समझ रहे हो, और इस क्लास को एक दो बार ध्यान से समझ लेना, एक दो बार देखना, तब पूरी चीज क्लियरिफाइड होगी। अब ये देखो, ये मैंने डेटा को बांट दिया। जब जब इस डेटा को मैंने बांट दिया तो क्या होगा ना, जैसे सपोज करो एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा है, इसके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है। मैं मतलब मुझे यहाँ से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लग पा रही, लेकिन मुझे जो एडहॉक इंक्वायरी मांगी गई, यानी कि जो मुझे इंक्वायरी करनी है, सपोज करो सेल्स टीम ने कहा ऐसे कस्टमर का डेटा लेके आओ जिन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दी है। ठीक है, क्या किया, जिन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करवाई है हमारी कंपनी को हम 2020 ईयर के मई मंथ में। ठीक है, मई के मंथ में। और यहाँ पर जो डेटा पड़ा हुआ है वो तो सालों साल का डेटा पड़ा है, 2020 21 का सबका डेटा पड़ा हुआ है। ये आपका डेटा पड़ा है 2020 से 2015 से लेकर के 2021 तक का डेटा पड़ा है। तो ये क्या करता है ना, जूम करेगा। रोल डाउन का मतलब क्या होगा, ये इसको और जूम करता जाएगा, यानी कि इसके अंदर घुसेगा। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो ढेर पड़ा है ना, इससे ये जाएगा 2021 ईयर में। ठीक है, फिर इस 2021 ईयर के अंदर जाएगा, ये कौन से में, मई मंथ में जाएगा। फिर मई मंथ की हर डेट को यहाँ पे उठा के देखेगा, कौन सा जो हमारा कस्टमर है उसने कौन सी डेट पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, फिर कौन से ऐसे कस्टमर है जिन्होंने मई के मंथ में पूरी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज हम कहाँ करते हैं, रोल डाउन या फिर ड्रिल डाउन प्रोसेस का, किसी भी चीज को जूम करने के लिए। या फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, समझ गए, लैंग्वेज कैसी भी घुमा के दे दे, मेरा ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। ड्रिल डाउन या फिर रोल डाउन का मतलब क्या है, हम यहाँ पे एक एक करके क्या जा रहे हैं, प्रोसेस के अंदर जाते जा रहे हैं। देन आपका दूसरी तीसरी प्रोसेस होती है रोल अप या फिर ड्रिल अप। अब सपोज करो मेरा डेटा ये पूरा बिखरा पड़ा है, मैंने आप स्लाइस स्लाइस कर दिया। अब यहाँ पर सपोज करो मई मंथ का पड़ा है, यहाँ पे जून मंथ का पड़ा है, यहाँ जनवरी का, अप्रैल का, पूरा डेटा ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में है। और मुझसे जो अब एडहॉक इंक्वायरी मांगी गई ना, वो उसने कहा कि एक काम करो यार, ये 2020 में हमारे ऐसे कौन कौन से कस्टमर रहे जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दी। तो अब मैं क्या करूंगा, इनको बंडल में क्या करूंगा, इनका मैं बंडल में बांट दूंगा, मतलब बंडल में इनको एक एक करके घुसाऊंगा सारे मंथ को। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, इनका एग्रीगेशन करते हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है जब हम सारी चीजों को मिला देते हैं ना, तो उस वर्ड को बोला जाता है एग्रीगेशन। ये जो सारे के सारे वर्ड मैं लिखवा रहा हूं ना, इनको अच्छे से हर एक के नीचे वो वर्ड लिख लेना। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस एक एक करके बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट ईयर बन चुका है। अभी मैं ये भी बताऊंगा, आपका ओलैप एनालिसिस से भी वैसा क्वेश्चन बन सकता है जैसा इन्होंने लास्ट ईयर डेंड्रोग्राम वाला पूछा था। ठीक है, डेंड्रोग्राम क्वेश्चन जो है ना, वो देखने में बड़ा इजी लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन पूछ लिया 2018 में, लेकिन देखो हम कैसे कैसे उसकी प्रोसेस पे पहुंच रहे हैं, समझना यार। रोल डाउन क्या हो गया, ये हो गया, समझ में आया आपको। देन एग्रीगेशन कहाँ पे कराते हैं, रोल अप की प्रोसेस में एग्रीगेशन होता है। और इसको एक और नाम दिया गया है, ध्यान देना। रोल अप को हम क्या बोलते हैं, रोल अप को इसको बोला जाता है क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग अप द हेरारकी, क्लाइंबिंग अप द हेरारकी। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लाइंबिंग अप द हेरारकी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं क्लाइंबिंग अप द हेरारकी, देखो मैंने क्या बोला आपको, ये मंथ है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, सपोज करो ये मंथ है। ठीक है, यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है, मंथ लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है। तो जब आप डेट से ईयर की तरफ बढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, क्लाइंब अप कर रहे हो। लेकिन जब हम ईयर से मंथ, मंथ से डेट पे जाएंगे तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, वो होती है रोल डाउन वाली। इसको बोला जाता है क्लाइंब डाउन द हायरार्की, यानी कि इसमें हम नीचे जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइंब कहां पर कर रहे हैं, डाउन द हायरार्की कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है क्लाइंब डाउन द हायरार्की। अरे समझ में आया क्या, फटाफट से हाँ बोल दो। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इनको समझने में महीनों महीनों लग जाते हैं। ठीक है, तो समझो यार इस चीज को, ये जो पूरा का पूरा एनालिटिकल सीआरएम है ना, इसे पढ़ाने में और समझने में चीजें बहुत लगती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया ओलैप एनालिसिस में कौन कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाता है। और लोग ना इन्हें पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है, लोग स्किप कर जाते हैं बड़े आराम से, तो बट है इंपॉर्टेंट ये। ठीक है ना, चलो ओलैप एनालिसिस देखा आपने, इन प्रोसेस का यूज कर लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
जब आप यहाँ पर इन सारी की सारी प्रोसेस को अप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, जो लास्ट ईयर का मैंने दिखाया, तो कल आपको वहाँ डेंड्रोग्राम दिखा, ठीक है? डेंड्रोग्राम का उसने पूछ लिया कहाँ यूज़ किया जाता है, तो क्लस्टर एनालिसिस आया था ना आंसर। अब ऐसे ही ये जो आपका ओलैप एनालिसिस है ना, यहाँ पर जब हमने ये तीनों प्रोसेस लगाई, तो यहाँ पे एक यूज़ होता है आपका स्टार स्कैमा का, ठीक है? किसका यूज़ होता है? स्टार स्कैमा का यूज़ होता है। अब ये स्टार स्कैमा क्या है? समझना इस चीज़ को ध्यान से अब। हर एक जो आपका डेटा मार्ट होता है ना, क्या बोला मैंने, आपका जो हर एक डेटा मार्ट होता है, उसका जो पूरा का पूरा डेटा है वो स्टार स्कैमा के रूप में पड़ा रहता है। स्टार स्कैमा क्या होता है? जैसे डेंडोग्राम हो क्या होता है ना, कि ऐसा इस टाइप की फिगर होती है आपकी रूट लाइक ना, वो स्टार स्कैमा का फिगर ऐसा होता है कि ये बीच में इसके क्या होता है, ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का पक्का, ठीक है? कि ओलैप एनालिसिस में किसका यूज करते हैं? स्टार स्कैमा का, ठीक है? स्टार स्कैमा में क्या होता है आपका? सेंटर में होता है एक आपका फैक्ट, ठीक है? क्या होता है सेंटर में आपका? एक फैक्ट टेबल होती है, ठीक है? क्या होती है भाई? फैक्ट टेबल। और इसके आसपास फैक्ट टेबल में क्या क्या रहता है बताता हूँ, देखो। जैसे आपका कोई टोटल आपका डिस्काउंट कितना दिया गया, ठीक है? डिस्काउंट कितना दिया गया, या फिर आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी कितनी थी, टोटल क्वांटिटी हो गई आपकी, ठीक है? तो ये सारा जो डेटा होता है वो होता है फैक्ट टेबल में, यानी कि यहाँ पे जो नंबर वाली चीज होगी ना वो यहाँ पड़ी रहेगी। अब इस फैक्ट टेबल से आपकी एसोसिएटेड होती हैं कुछ डायमेंशंस, यानी कि सपोज करो मैंने इस फैक्ट टेबल से 4 डब्बे और जोड़ दिए, ठीक है? क्या किया, इस फैक्ट टेबल को यहाँ डाला और यहाँ पे मैंने ये 4 डब्बे जोड़ दिए, तो ये जो 4 डब्बे अलग से जोड़े गए हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? ये हैं डायमेंशंस। जैसे सपोज करो मैं 4 डायमेंशन उठा रहा हूँ, एक उठा रहा हूँ टाइम, ठीक है? क्या उठा रहा हूँ? एक टाइम डायमेंशन। क्या उठा रहा हूँ भाई? टाइम डायमेंशन उठाई मैंने। दूसरी उठा ली सपोज करो मैंने प्रोडक्ट डायमेंशन, प्रोडक्ट डायमेंशन। और ये जो फिगर बन रहा है ना आपका, ये स्टैंडर्ड स्टार स्कैमा है, यानी कि जो एक नॉर्मल स्टार स्कैमा का फिगर होता है वो ऐसा ही होता है, ठीक है? टाइम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, देन आपका कस्टमर डायमेंशन रहती है। क्या होती है भाई? कस्टमर डायमेंशन होती है। फिर आपका फोर्थ रहती है एम्प्लॉई डायमेंशन, एम्प्लॉई डायमेंशन। तो यहाँ पर क्या क्या रहेगा? टाइम डायमेंशन में क्या रहेगा? सपोज करो आपका जो डिस्काउंट दिया गया वो किस डेट पे किसको कितना दिया गया, क्वांटिटी है तो वो ऑर्डर आपका कब हुआ, किस ईयर में हुआ, कौन से क्वार्टर में हुआ, कौन से मंथ में हुआ, कौन सी डेट को हुआ, ये सारी जो जानकारी होती है वो इस डायमेंशन में डाली जाएगी। प्रोडक्ट डायमेंशन में क्या रहेगा? आपका प्रोडक्ट का नाम क्या था, वो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है, उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रही, ठीक है? तो ये सभी किस में आ जाएगा? प्रोडक्ट डायमेंशन में। कस्टमर डायमेंशन में क्या आएगा? कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, कस्टमर का नाम क्या है, एड्रेस क्या रहा उस कस्टमर का, उस कस्टमर की सिटी कौन सी थी, जिप कोड क्या था, उसका फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि कस्टमर डायमेंशन में जो कस्टमर से रिलेटेड डेटा है वो पड़ा रहेगा, ठीक है? फिर आपका एम्प्लॉई के साथ क्या रहेगा? एम्प्लॉई का नाम क्या है, एम्प्लॉई किसके सुपरविजन में था, उसका सुपरवाइजर का नाम क्या होगा, वो कौन से डिपार्टमेंट में है, ठीक है? कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है। तो ये सभी चीज़ें आती हैं एम्प्लॉई डायमेंशन में। या फिर कौन सी कंट्री से है, कौन सी टेरिटरी से है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं किसमें? आपकी एम्प्लॉई डायमेंशन में। समझ पा रहे हो चीज़ों को? ये यार यहाँ से क्वेश्चंस मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से अगर क्वेश्चन बन गया ना और आपने ये चीज़ नहीं समझी तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन तो आने हैं आपके लिमिटेड, और क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछेगा ये पता नहीं है, ठीक है ना? तो हर चीज़ करके जानी है। समझो स्टार स्कैमा क्या है, बीच में हमेशा आपका स्टार स्कैमा का जो मेन होता है वो क्या रहती है? फैक्ट टेबल। फिर आपकी अलग अलग डायमेंशन, ये तो 4 डायमेंशन बेसिक होती हैं और कितनी भी डायमेंशन इससे जुड़ी हो सकती हैं, ठीक है? फिर इन्हीं के ऊपर कौन कौन सी प्रोसेस डाली जाती हैं? स्लाइस एंड रोल प्रोसेस हो गई, रोल डाउन हो गया, रोल अप हो गया, ठीक है? ये सब प्रोसेस कर करके आपको जो भी आपका एड हॉक का मतलब क्या हुआ? क्वेरी बेस्ड, यानी कि अब आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी आपकी इंक्वायरी है, जो भी नीड चाहिए है, मार्केटिंग टीम को क्या ज़रूरत है, सेल्स टीम को क्या ज़रूरत है, वो अपना डेटा यहाँ से निकाल लेगी। समझ गए ओलैप एनालिसिस क्या होता है? क्लियर हो गया ना? फटाफट से बोलो हाँ, है ना? तो अब इसको समराइज कर लो फटाफट से। क्या किया हमने? हमारा जो डेटा मार्ट जो डेटा मार्ट होता है उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके डेटा का किसके द्वारा भाई? आपका ओलैप एनालिसिस के द्वारा। वो रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा हमारा किस फॉर्मेट पे पड़ा होता है? तो स्केमा, स्टार स्कैम आगे फॉर्मेट पे जो है वो पूरा रॉ डेटा पड़ा रहता है, क्योंकि हमने क्या किया था? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करके रखी हुई है, ठीक है? तो मेनली वो स्टार स्कैम आगे फॉर्म में पड़ा रहता है। अच्छा एक चीज और, आपसे अगर पूछा जाए किसी भी डेटा मार्ट में कितने स्कैमा होते हैं,
डेटा मार्ट में कितने स्कैमा, डेटा मार्ट में एक स्कैमा। अगर पूछा जाए डेटा वेयर हाउस में कितने स्कैमा होते हैं, डेटा वेयर हाउस में मोर देन वन होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस में लिख लो मोर देन वन स्कैमा प्रेजेंट होता है, स्टार स्कैमा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो हाँ, क्लैरिफाइड ये वाली बात। अब इसी स्टार स्कैमा वाले डेटा को हम कौन सी प्रोसेस के थ्रू एनालाइज करेंगे? तो भैया रोल डाउन हो गया, स्लाइस एंड डाइस हो गया, और आपका रोल अप हो गया, है ना। समझ गए अब ये क्या क्या प्रोसेस होती हैं, कैसे होती हैं, सब कुछ क्लैरिफाइड है। ओलैप एनालिसिस हमारा यहाँ पे फिनिश, ठीक है। तो अब एक बार देखो क्या क्या हमने चीजें देखी। एक बार चलो भाई, ये तो आपका डेटा का मेजरमेंट हो गया। देखो डेटा किस स्केलिंग में आपका किया जाता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो हो सकता है आज की क्लास आपके लिए थोड़ी सी भारी पड़ रही हो, बट समझना है यार, मैंने क्या बोला था, बिल्कुल टेक्निकल पे हम लेके चलेंगे इसको, ठीक है ना। तो बहुत जीरो से उठा करके बहुत ऊपर तक हमें लेके जाना है चीज़ों को। खैर अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो ही गई हैं। अब देखो क्या किया हमने, रिपोर्टिंग वाला सीन समझ लिया, ओलैप एनालिसिस में क्या क्या करते हैं ये समझ लिया, अब बचता है डेटा माइनिंग। तो अब आपकी एक काम करते हैं, कल वाली क्लास में करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इतना जो पढ़ाया है आज का वो रिवाइज करो, कल का जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। कल हम जो है डेटा माइनिंग फिनिश करेंगे, इसी के साथ कोलैबोरेटिव सीआरएम भी फिनिश कर लेंगे, तो हो सकता है कल आपकी लास्ट क्लास हो, ठीक है। तो बस इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड डेटा माइनिंग जो है थोड़ा सा ये थोड़ा हल्का हैवी हो जाएगा अगर मैंने आज ही करा दिया, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा आपका मैं आगे बोल रहा हूँ। पहले ये रिवाइज करके आओ जो मैंने आज दिया है। और हाँ, ये जो मैंने आपको कराया है ना, फर्स्ट सेशन से लेके 32nd सेशन या 31st सेशन जो भी है आज का, तो यार इसमें ना वो जो मेहनत और जो डेडिकेशन मैंने लगाई है वही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओगे। और जो बच्चे आप परफॉर्म कर रहे हैं ना सीआरएम में, वो देख के ना मतलब जो खुशी मुझे मिल रही है उसकी बात ही अलग है, ठीक है। और इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं यार बस एक बार फटाफट से मैं एक बार में सारी वीडियो देख डालूंगा, रिवाइज नहीं करूंगा, हो जाएगा, मेरा एक एक बोला गया शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी जो वर्डिंग है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं वो कंटिन्यूसली बेस्ट स्कोर करते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है। जिन बच्चों ने अभी आधा कवर किया है या अभी कवर नहीं किया है, मैंने देखा कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे अभी आप इसको डील कर सकते हो। क्योंकि फिर अगर आप ये सोच रहे हो लास्ट के टाइम पे जाके 15-20 दिन में आप इतना सब कुछ कवर कर लोगे, तो यार नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्कोरिंग या तो आपकी नीचे रह जाएगी या फिर कट ऑफ के आसपास लटकते मिलोगे। क्योंकि जो बच्चे लगातार मेहनत करते आ रहे हैं पीछे से, उनका होना चाहिए ना। आप खुद सोचो, जो बच्चे लगातार स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, तो उनका होना चाहिए, राइट। आप भी अभी से अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपका भी होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि 15-20 डेज में सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप फिर बहुत ज़्यादा, आप सपोज करो जिस बच्चे ने पूरी 60 डेज मेहनत करी है, वो आपको 20 डेज में करनी है, तो 3 गुना उससे मेहनत करनी पड़ेगी ना एक ही दिन में, ठीक है। तो मेहनत होती है। अगर कर जाओगे तो ऐसा इम्पॉसिबल टास्क भी नहीं है, करते हैं बच्चे 15-20 डेज में भी करते हैं, लेकिन शॉर्टकट मत अपना लेना, ठीक है। शॉर्टकट से हमेशा दूर रहो, क्योंकि क्या बोलता हूं मैं, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, राइट। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड यार यहीं पे एंड करता हूँ, और बस सीआरएम को फिनिश करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं देखो तुरंत ही आपकी क्लासेस लेनी स्टार्ट करी है, बिल्कुल भी मैंने रेस्ट वगैरह नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है यार ये चीज़ फिनिश करनी भी ज़रूरी है। करते हैं इसको कल फाइनल फिनिश। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।